5 इंडियन अरबपति जो कभी दिखावा नहीं करते। नंबर 1 एपीजे अब्दुल कलाम। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चेहरा भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का ही आता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद 5 साल तक अपनी सैलरी एक ट्रस्ट को दान कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सरकार उम्र भर उनका ख्याल रखेगी, तो क्यों ना अपनी सैलरी बेहतर चीज करने और लोगों की मदद करने में लगा दी जाए। इसीलिए वो देश के गरीब लोगों की मदद करते थे, क्योंकि वो खुद ऐसे गरीब परिवार से आते थे जहां उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब वो महज 8 साल के थे तब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। परिवार के मुश्किल हालात के कारण वो सुबह सुबह पेपर बांटा करते थे और दिन भर इमली के बीज जमा करके उसे बेचते थे। पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके अंदर जानवरों और नेचर के लिए भी बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। इसीलिए वो चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल लगाए जाने चाहिए ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। और उनका सपना साकार होने से पहले ही उनके प्रेसिडेंट के रूप में 5 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। पर इसरो में काम करने और एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो अपने आप को आम आदमी ही समझते थे और इवेंट्स में कभी भी वीआईपी चेयर पर नहीं बैठा करते थे और साफ इनकार कर दिया करते थे। उनके पास कोई टीवी भी नहीं था। उनके बहुत कम सामान में उनकी कुछ बुक्स थी, उनकी वीणा थी और कपड़े थे और एक सीडी प्लेयर, एक लैपटॉप था। और सोचने वाली बात है कि 300 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी अपनी जायदाद के तौर पर उनके पास बस यही 2-4 चीजें थी। नंबर 2 रतन टाटा। रतन टाटा जी की नेटवर्थ 7,000 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद भी वो दुनिया के सामने एक जीती जाती मिसाल है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। इस तस्वीर में जो इंसान उनके सामने खड़ा है वो पहले उनकी कंपनी में ही काम किया करता था। रतन टाटा जी को बस एक खबर मिली थी कि पिछले 2 साल से वो इंसान बहुत ज्यादा बीमार है। बस फिर क्या था, रतन टाटा जी ने बिना देरी दिखाए मुंबई से पुणे चल दिए, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के। भाई साहब, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना तो हमारा बॉस फोन तक नहीं करता है, मैसेज पर हाउ आर यू कहकर हालचाल पूछ लेता है, यही बड़ी बात है। इतना कौन बॉस करता है यार। और वहीं जब तुम्हारा बॉस रतन टाटा हो तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो इस कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को उनके नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके एम्प्लॉयज की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 26/11 के अटैक का उनके एम्प्लॉयज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा तो खुद सबके घर जाकर उनसे हालचाल पूछते थे और उनसे उनका दुख बांटते थे। और साथ ही उनके सारे एम्प्लॉयज जो कि उस अटैक में इफेक्ट हुए थे तथा उनके बच्चों के एजुकेशन का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत के दौर में ही बताया था कि रतन टाटा 7,000 करोड़ के मालिक हैं और उनकी टाटा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके बावजूद भी रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में नहीं आते हैं। और इसकी वजह है कि रतन टाटा की कंपनी तो 66% डोनेट करती है और रतन टाटा भी अपनी पर्सनल इनकम का 60% हिस्सा डोनेट करते हैं। फिलहाल कोरोना वाली स्थिति में इंडिया की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए 100 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और उनके हिसाब से उनका ये डाउन टू अर्थ नेचर विदेश में पढ़ने की वजह से बना, क्योंकि उनका कहना है कि विदेश में सिर्फ अपनी ही खुद की मेहनत और पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पर उनके पिता का नाम इतना इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं था। मानोगे नहीं आप, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने की शुरुआत की थी तो वो कोई एमडी या कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, वो मात्र एक नॉर्मल कर्मचारी थे। नंबर 3 नाना पाटेकर। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक नाना पाटेकर एक करोड़पति इंसान है। इसके बावजूद वो आज भी अपनी मां के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, पर वो हर एक पिक्चर के 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं और हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपए से कम तो लेते ही नहीं है। उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन माजरा क्या है जो वो 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर एक गरीब फैमिली में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उनकी आधी जिंदगी गरीबी में बीती, जिसकी वजह से वो दिन में सिर्फ 35 रुपए कमाने के लिए रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का काम और रास्ते पर पोस्टर लगाने का काम किया करते थे। पर आज की तारीख में उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते हैं। पर फिर भी आज वो अपनी खुद की 1995 की जीप या फिर ऑटो रिक्शा से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। 2015 में उन्होंने नाम फाउंडेशन की शुरुआत की और 22 करोड़ रुपए जमा करके उन्होंने कई गांवों में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की। 112 किसानों के घर गए और खुद उनसे मिले और कहा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक फोन कर देना। पर नाना की महानता यही नहीं रुकती।
30 साल से उन्होंने अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों में दान किया है और आज भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे ही। उनकी एक सिंपल फिलॉसफी को सुनकर नाना के फैन नहीं हैं तो भी बन जाएंगे आप। उनका कहना कुछ ऐसा है कि शानो शौकत, ये सब लग्जरी लाइफ, ये सब टेम्परेरी है जो एक ना एक दिन चली ही जाएगी, और जब ये चली जाएगी तो इसके बिना जी पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कभी भी इसकी आदत नहीं लगाई और कभी भी खुद को अपनी जड़ों को भूलने नहीं दिया। क्या बात है, सच में मान गए नाना को। मान गए ना आप भी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, आप भी नाना के फैन हैं। नंबर 4, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। अब सबसे पहले जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनके लिए हम आपको बता दें कि नारायण मूर्ति सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं और इसके पूर्व सीईओ हैं, और उनकी बीवी सुधा मूर्ति एक ऑथर और सोशल वर्कर हैं, और ये दोनों आज की इस वीडियो में सबसे अमीर लोग हैं। लेकिन इनको देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये 17,000 करोड़ के मालिक हैं। इनके कामों के लिए हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी, इतना ज्यादा इन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, इतने महान हैं। सबसे पहले तो ये आएगा कि नारायण और सुधा मूर्ति ने मिलकर 70,000 से भी ज्यादा लाइब्रेरी खोली है, और जिन लोगों के घर तूफानों में उजड़ गए थे ना, इन्फोसिस फाउंडेशन की मदद से उन लोगों के लिए 2,300 घर भी बनवाए। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में जब बहुत ज्यादा तूफान आया था तो बहुत सारे लोगों के घर उस तूफान में बह गए थे। तो उस समय सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने पीड़ित परिवारों के लिए 25 करोड़ रुपए दान किए थे, और अभी इस कोरोना महामारी में भी उन्होंने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेट किए थे, और साथ ही कई हॉस्पिटल्स में पीपीटी किट भी डोनेट करवाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला काम किसी ने अगर किया है तो वो किया है सुधा मूर्ति ने, जो सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने अब तक 3,000 से भी ज्यादा औरतों की जिंदगी बदल दी है। नंबर 5, सोनू सूद। वैसे तो सोनू सूद बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का रोल करते हैं, पर असल जिंदगी में वो किसी हीरो से कम नहीं है। इसीलिए इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पर सामने आए। इस पैंडेमिक की शुरुआत में जब सरकार ने अचानक से सब जगह लॉकडाउन लगा दिया था तो काफी लोग अपने घरों से दूर बड़े बड़े शहरों में अटक गए थे, फंस गए थे, और अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे थे, अपने परिवार के पास नहीं आ पा रहे थे। साथ ही ट्रेन, बस और सभी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से वो अपने घर जाने में असमर्थ थे, और शहरों में बिना काम किए उनके लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। खाने पीने तक की समस्या आने लग गई थी, और कई लोग तो पैदल ही अपने घरों तक निकल पड़े थे। लेकिन जब ये खबर सोनू सूद तक पहुंची तो वो उन लोगों की मदद किए बिना नहीं रह पाए, और अब तक उन्होंने 7.5 लाख लोगों को अपने घर पहुंचाया, और साथ ही वो अभी भी 45,000 लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, और साथ ही हॉस्पिटल में वो पीपीई किट भी डोनेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी बेचकर भी लोगों की मदद की है, और इसीलिए फिल्म क्रिटिक सुभाष झा ने बिल्कुल सही कहा कि सोनू सूद ही असल में इंडियन ऑफ द ईयर हैं। आपको क्या लगता है कि सोनू सूद के लिए ये टाइटल सूट करता है क्या, या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इन सब में से आपका फेवरेट कौन है जिसे आप सिर्फ उसकी सिंप्लिसिटी के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।